आखिरकार ये तो आपको पता चल गया कि आतंकवादी विकास दुबे का फेक एनकाउंटर हुआ है। दो ही बात काफी है। पहला, जो चश्मदीद गवाह है उसने क्या कहा था कि मैंने कोई एक्सीडेंट देखा ही नहीं कार का और वहां मुझे केवल गोलियों की आवाज आई। दूसरा सबूत काफी क्या है, दूसरा सबूत यह है जब इसे कानपुर ले जा रहा था सुबह ही, तो क्या हुआ, बैरिकेड पर पत्रकारों को रोक दिया गया आधे रास्ते में, उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। एक पत्रकार ने जिद भी करी, उसको थप्पड़ मार दिया गया। यानी वहां आई विटनेस कोई नहीं था जहां इसका एनकाउंटर हुआ था। यानी दो सबूत काफी हैं। बाकी तो सोशल मीडिया पर आपको पता ही है क्या चल रहा है। और ये लोग कल भी कह रहे थे इस बात को कि किसी भी तरीके से कोर्ट के अंदर याचिका भी दायर की गई थी कि किसी तरीके से फेक एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये जानना जरूर है कि आखिर इसका फेक एनकाउंटर हुआ क्यों, ऐसी क्या पर्सनैलिटी है, ऐसा क्या है इसके अंदर, क्या चीज है। अगर ये जिंदा रहता तो कितने लोगों की पोल खुल जाती, क्या है इसके अंदर, कितने राज खुल जाते, इसके लिए जानना जरूरी है। तो यकीन मानिए सुबह से लेकर अब तक 1000 वीडियो देख चुका हूं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही कि आखिर विकास दुबे है क्या। पहली बात, मैं इसको हिस्ट्री शीटर बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं आतंकवादी कहूंगा। अगर मैं ये कहना चाहूं कि विकास दुबे क्या है तो ये समझ लीजिए, आपने शक्तिमान देखा होगा। शक्तिमान में एक राक्षस होता है जिसका नाम था सम्राट सिल्विस, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। ये मान लीजिए वही है, अंधेरा कायम रहे। यूपी का गुंडा, यूपी का डकैत, हर क्वालिटी इसके अंदर। उसके बाद ये कह सकते हो गुनाहों का देवता, यानी गुनाहों का देवता, ये वो है। अब मैं इसके बारे में बताता हूं मामला क्या है। 2001 में क्या हुआ, यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या हुई, उसका ये मुख्य आरोपी है। यानी 2001 में क्या हुआ था, दर्जा मंत्री जो है संतोष शुक्ला, उनकी हत्या हुई, इसका मुख्य आरोपी है। 3 जुलाई को पुलिस पकड़ने पहुंची थी, इसने क्या करा, एसएचओ समेत 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। ये तो एक हत्या हुई। उसके बाद 2000 में क्या हुआ, कानपुर के पास एक कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, ताराचंद इंटर कॉलेज, उसके जो प्रबंधक हैं सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का भी आरोपी है। उसके बाद कानपुर के सिवली थाना क्षेत्र में ही 2000 में राम बाबू यादव की हत्या का आरोपी है। 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे का हत्या का आरोपी है। यानी 2004 तक 5 हत्या का आरोपी हो जाता है। और मैन उसके बाद 2018 में जेल में सही अपने चचेरे भाई पर मारने की कोशिश करता है और अंदर ही अंदर जेल के अंदर एक गैंग तैयार कर लेता है। 60 लोगों से बड़ा इसका गैंग शुरू हो जाता है और यहां से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। यानी ये मर्डर भी करने लगते हैं, गैर लीगल तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ा खुलासा कब होता है, वर्ष 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला किया। उसने माती जेल में बैठकर ये साजिश रची थी। अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों को नामजद कराया। हिस्ट्री शीटर अखबार तो हिस्ट्री से कह रहा है, लेकिन मैं इसको आतंकवादी बोल रहा हूं। आतंकवादी विकास दुबे की यूपी के 4 राजनीतिक दलों से पकड़ है। 4 समझ गए, बीजेपी, कांग्रेस, सपा एंड बसपा। 2002 के दौरान जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, इस समय इनका सिक्का चलता था। किनका, आतंकवादी विकास दुबे का। कहां कहां, बिल्लौर में, सिर्फ राजपुर में, रिनिया में, चौबीपुर में, ये 4-5 जो जगह थे जहां इनका सिक्का चलता था। इस दौरान इनने जमीनों पर अवैध कब्जा किया, गैर कानूनी तरीके से संपत्ति बनाई। जेल में रहने के दौरान सिर्फ राजपुर से नगर पंचायत का चुनाव जीत लिया, यानी नगर पंचायत का चुनाव भी जीत लिया। बसपा सरकार के एक कद्दावर नेता से इसकी करीबी जंग जाहिर थी। इस दौरान विकास ने अपना खुद का एक बहुत बड़ा गैंग तैयार किया जो कि 60 लोगों से ज्यादा का था। अब यहां से गैंग तैयार हो चुका है, अब यहां से इनकी इनकम शुरू होती है। अब मैं बताता हूं ये किस तरह पैसे कमाते थे और इनका मामला क्या है। आपको पता होगा प्रोटेक्शन मनी के नाम पर यह 50 लाख रुपए महीना लेता था। चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां लगभग 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। विकास का वहां पर सिक्का चलता था। उद्योगपति से वहां पर काम करने और प्रोटेक्शन के नाम पर हर महीने 50 लाख रुपए लेता था। समझते हो, जैसे एक हफ्ता लेता ना गुंडा, इसी तरह विकास दुबे आतंकवादी जो है 50 लाख रुपए लेता था फैक्ट्री के मालिक से कि अगर आपको यहां रहना है, काम करना है, 50 लाख रुपए दोगे, यानी 100 फैक्ट्री से। तो समझ सकते हो महीने के 50 करोड़ रुपए वो कमाता था। इसके अलावा संपत्तियों में उसने लखनऊ में 2 मकान लिए, लगभग 150 बीघे अपनी और बेनामी जमीनों के बारे में जानकारी मिली है। कुछ साल पहले उसने नवाबगंज में एक फ्लैट को लाखों रुपए में बेचा। साथ में ही छपेड़ा पुलिस के पास एक प्लॉट पर कब्जा कर लिया था। यानी हर फील्ड में ये कामयाब होता जा रहा था। उसके बाद बीसी में दूसरे लगाते थे पैसा। बीसी क्या है,
बीसी में इसका पैसा लगता था। बीसी कहते हैं ब्याज से कम, यानी जो ब्याज है उसमें पैसा लगाता था। सूत्र को हवाले से पता चलता है कि लगभग 25 से लेकर 30 करोड़ रुपया इसका हर महीना ब्याज पे उठता था। यानी इसके कुछ लोग थे वो इससे पैसे लेने आते थे, वो 2% में पैसे लेते थे और वही 2% में पैसे लेने के बाद वो इसके पैसे को 5% में बेचते थे। अब पैसा तो मर नहीं सकता, क्यों नहीं मर सकता, नाम चलता है, 60 केस चल रहे हैं, विकास दुबे का नाम पूरी मार्केट में फैला हुआ है। ठीक है, विकास खुद बीसी नहीं चलाता था, लेकिन दूसरे लोग उसके पैसे ब्याज पर लेकर बीसी चलाते थे, उसी के पैसे को लेकर आगे ज्यादा ब्याज पर देते थे, इससे उसको भी करोड़ों की कमाई हो जाती थी। और यकीन मानिए इसका जो औलाद है आपको पता कहां पड़ता है, अमेरिका में पड़ता है। ये चीज मैं लोगों को समझाना चाहता हूं कि जितने भी गुंडे होते हैं, ज्यादातर नेता होते हैं या हिस्ट्री शीटर होते हैं, वो अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस कराते हैं और अपने बच्चों को ये अमेरिका पढ़ाता था। ठीक है, हिस्ट्री शीटर का बड़ा काम जमीन पर कब्जा करना था। किसी से जमीन खाली कराना हो या किसी पर कब्जा कराना हो, हर एक काम करने लिए उसे रेट फिक्स थे। यानी उसका रेट फिक्स थे कि अगर आप जमीन कब्जा कराना चाहते हो तो हमारे पास आइए, जमीन खाली कराना चाहते हो आप हमारे पास आइए। इसके अलावा उद्योगपतियों और सूखीदार से भी उसकी कमाई होती थी। आप समझ सकते हो, इसी की तरह बहुत सारे नेताओं के साथ भी इसकी उठ गया। अब सवाल ये उठता है, जब 2001 में संतोष शुक्ला जो कि दर्जा राज्य मंत्री थे, उनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, उसके बाद भी ये बंदा बाहर आ गया था। उसके बाद आप समझ सकते हो कि जहां फैक्ट्री का जिस एरिया है वहां ये एक फैक्ट्री से 50 लाख रुपए लेता है और 100 फैक्ट्री है जहां लगभग 50 करोड़ महीना लेता है। तो जाहिर है बिना नेताओं के या बिना किसी प्रशासन के तो पैसा बढ़ता नहीं होगा। यानी इस कहानी से लगभग बहुत सारे लोगों की पोल खुल रही थी और ये कहा गया अखबार के हवाले से कि चारों ही राजनीतिक पार्टियों में मामला चल रहा था। यानी आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ केवल एक पार्टी की बात नहीं है, यहाँ बसपा की बात नहीं है, यहाँ समाजवादी, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी सारी पार्टियों की बात है। और ये मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ हिंदुस्तान में जो लड़ाई है वो कभी भी हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई है 250 फैमिली की और 130 करोड़ परिवार की। यानी जो 250 फैमिली है इंडिया में वो ही रूल करती हैं, उन पर इतना पैसा है, 130 करोड़ लोगों का जो कैपिटल है वो केवल 250 फैमिली पे है। और ये 250 फैमिली तय करता है कि हिंदुस्तान में कौन से कानून पर काम चलेगा, आज कौन सी न्यूज चलनी चाहिए, मार्केट कितना डाउन होगा, शेयर मार्केट कितना उठना चाहिए, ये 250 फैमिली तय करती हैं। और यकीन मानिए अगर आप गरीब हैं, क्या आप कोई सी भी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं, यकीन मानिए आपका सिर्फ एक ही धर्म है, वो है गरीब, आपको ही नुकसान होगा। तो ये मैंने जो कहानी समझाने की कोशिश करी है, इसमें आप कड़ी समझ सकते हो कि इस इंसान को मारना क्यों जरूरी था, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेता फंस रहे थे और इसमें केवल एक पार्टी के नहीं, लगभग हर पार्टी के नेता ही फंसने की गुंजाइश थी। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हुई। अगर मेरा काम पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।